चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इंटरेस्टिंगली आज ये टॉपिक 25-30-35 मिनट से आसपास का कुछ काम बचा है। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। वो नया टॉपिक भी हमें आज स्टार्ट करना है, बट नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट टर्न पर जो डिस्कशन चल रहा था उसी को हम थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आपको याद है हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था? मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था कंप्लीट। मैं थोड़ा सा रिकैप में आपको याद दिला देता हूँ हम लोग क्या किस बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखो, हम लोग बात कर रहे थे सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर की बात हुई थी। वो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, फिगर ऑफ मेरिट, वो सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे एटॉमिक मैग्नेटिज्म की, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिट में मूव करने के कारण, इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसी कारण उस ऑर्बिट में हम मान सकते हैं कि करंट है। हम एज्यूम कर सकते हैं कि उस ऑर्बिट में करंट है और उस ऑर्बिट के करंट के कारण वो इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर पर, जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है सेंटर पर, वहां पर वो बनाता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ऑर्बिटल करंट फाइंड किया था, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी थी सेंटर पर, और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के कारण, इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के कारण इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि आई इंटू ए होता है, करंट इंटू एरिया, जो हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, यही तो पढ़ रहे हैं इतने दिनों से मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड किया था आई इंटू ए, जो कि सॉल्व करने पर कितना आया था, ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। मैं एक बार और लिख देता हूँ फिर से। याद है ये पूरा टर्म एक सिंगल टर्म था करंट, ये आई इंटू ए में ये करंट था और ये एरिया था, मल्टीप्लाई करने पर ये आया था। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद वो टर्म आगे चला गया है नेक्स्ट लाइन में। और वो टर्म आया था ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, वी इक्वल टू आर ओमेगा से सर्कुलर मोशन। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो उसको, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई वी आर बाय टू। ठीक है, ये टर्म भी लिख सकता हूँ उसको मैं। ये भी है ना, इसके साथ ऐड कर लो। यहाँ तक तो हमने नोट कर लिया था शायद ये पॉइंट, और अगर मुझे याद नहीं आ रहा है हमने ये बताया था नहीं बताया था, अगर नहीं बताया तो इसको भी नोट कर लो। ठीक है, डन। चलो अब आगे की इन्फॉर्मेशन। अब आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन में देखने चाहता हूँ। हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन देखना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। करना क्या है देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। डायग्राम बना देते हैं पहले तो। सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अबाउट वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सेंटर पर उसके ऑब्वियसली न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये देखो, उसके सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। कितने रेडियस में? आर रेडियस इसके ऑर्बिट का, जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, आर रेडियस के इस ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है। और इसकी जो स्पीड है वो भी लिख देते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सही से बना देते हैं डायग्राम को। हाँ, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में, और इसका मास है m, और चार्ज तो खैर e लिखा हुआ ही है इस पे, इलेक्ट्रॉन है तो। इसका मैग्नेटिक मोमेंट अभी हम लोगों ने 2 मिनट पहले लिखा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है ई वी आर बाई टू। अभी 1 मिनट पहले की बात है, अभी हमने लिखा था ई वी आर बाई टू। ठीक है, ये तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। क्या आप लोगों को इसका एंगुलर मोमेंटम याद है? बिल्कुल याद होगा।
एंगुलर मोमेंटम MVR, सर्कुलर मोशन करते हुए किसी भी पार्टिकल का वैसे भी आपको एंगुलर मोमेंटम पता होता है, इट इज इक्वल टू MVR, एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। वही MVR लिखा है मैंने यहाँ। अच्छा, अब M/L का रेशियो निकाल के देखो, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो, ऊपर इक्वेशन 1 में M है, नीचे L है। देखो ये रेशियो आ रहा है E/2M। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है ये रेशियो, इसी पे आज का अपना 20 मिनट का डिस्कशन होने वाला है। आगे 15-20 मिनट इसी में डिस्कशन होने वाला है। ये अभी इलेक्ट्रॉन के लिए आया है, अभी और बहुत सारी चीज़ों के लिए आएगा ये। E/2M, Q/2M के नाम से आएगा ये, अभी Q/2M लिखूंगा इसको मैं। हाँ, पर एक चीज जरूर बता दूं, इलेक्ट्रॉन के लिए ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे। मैं बताता हूँ एंटी पैरेलल क्यों होंगे। देखो, वैल्यू का रिलेशन तो आ गया, पर अगर डायरेक्शन वाइज देखोगे तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। क्यों होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे भी आप ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में मान लो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। लेट अस अज्यूम कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले मुझे बताओ, इस तरह के रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम कहाँ होगा? ऊपर होगा। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आपको निकालना आती है। R×V की डायरेक्शन बोल दो, या आपको वैसे भी पता है कि इस केस में एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम L जो होगा वो ऊपर होगा। पर एक पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो करंट होगा क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज तो करंट होगा क्लॉकवाइज। आया समझ में? और अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज करंट का मतलब आप देखो, क्लॉकवाइज करंट का हिसाब निकाल के देखो, आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन नीचे मिल रही होगी। या ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट करंट की डायरेक्शन होगी और उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकलेगी। तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो M लिख रहा हूँ, ये जो M लिख रहा हूँ और ये जो L लिखा है, ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगाया है। देखो, E/2M तो एज इट इज है, साथ में नेगेटिव साइन भी है। पहले ये नोट करो, फिर मैं एक्चुअली E/2M वाले पॉइंट पर आगे जाकर थोड़ी देर बाद, 10 एक मिनट बाद, फिर और कुछ डिस्कशन भी करने वाला हूँ। पहले इतना नोट कर लो। एक्चुअल कैसे हुए? अरे ये एक्चुअल वेक्टर्स ही तो बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल मतलब समझते हो, एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड। ये तो
बहुत कॉमन 11th क्लास का टर्म हो गया ना कि एक्शियल वेक्टर्स ही तो होते थे, आप याद करो। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में ये जो एंगुलर मोमेंटम होता था डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस, ये एक्सिस होती है ना, ये एक्सिस भी है इसकी रोटेशन की, और उसी के अलोंग ये वेक्टर्स हैं, इनको हम बोलते हैं एक्शियल वेक्टर्स। आप तो एक काम करो, इनको एंटी पैरेलल मान लो, ये बोथ आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से रिलेटेड होता है उसे हम बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, उसे हम बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। जैसे अब यहाँ पर बताओ एम बाय एल का रेशियो क्या है। ये कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट है, स्मॉल एम मास है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से बताओ एम कितना आएगा, पर हमें पता है कि एल कितना होता है। बोस पॉस्टुलेट, सॉरी, बोस पॉस्टुलेट एन एच बाई टू पाई। तो वही हमने लिखा है कि इट इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, एल इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। अब एन इक्वल टू वन फर्स्ट ऑर्बिट, एन इक्वल टू वन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। इसको मैं म्यू भी लिख रहा हूँ, आपको याद है मैंने बताया था कि एम को कई बार हम लोग म्यू लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ही है वो एक तरह से। तो म्यू बी बोस मैग्नेटॉन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कंफ्यूज होना ना, ये म्यू क्या है, ये म्यू वही है, मैग्नेटिक मोमेंट का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो फॉर एन इक्वल टू वन फाइंड करके देखो म्यू भी कितना आएगा, एन को रख दो वन, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह की वैल्यू रखो, ये इतना आता है। यूनिट तो आपको पढ़ा ही चुका था मैं 2 3 दिन पहले, एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट। इसे भी नोट कर लिया जाए। डन। चलो अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन की हम बात करना चाहते हैं, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हर बार जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की, चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करोगे, तो उसके लिए एम बाय एल का जो रेशियो आता है, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो आता है, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू क्यू बाय टू एम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी और इजीली सॉल्व होते हैं, मैं आपको बताऊंगा ये हमने कहाँ पढ़ा है अभी। पर इससे पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ आपको मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए इसका स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका स्टेटमेंट भी हम लोग साथ में लिख ही लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी कलर सही नहीं लग रहा है।
ये ट्राई करते हैं, चलो। तो अगर कोई भी नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, if a non-conducting charged body is rotated, अगर हम उसको रोटेट करते हैं विद सम एंगुलर स्पीड, तो उस केस में जो रेशियो होता है, किसका रेशियो देखो, मैग्नेटिक मोमेंट to the ratio of angular momentum. Then the ratio of magnetic moment and angular momentum, पूरा एक ही वर्ड है ना, and angular momentum is constant. कितना आता है ये constant, which is equal to q by 2m, where जहाँ पर q क्या है, q is the charge on the object and m क्या है, mass. q चार्ज है और m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। और ये जो होता है ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू होता है, मतलब इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। में लिख देता हूँ, इट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स जैसे एग्जांपल, रिंग, डिस्क, स्पीयर, रिंग, डिस्क, स्पीयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि हमने ये कहाँ करा है, पहले आप ये पूरा नोट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने ये एक दो दिन पहले क्वेश्चन में किया था, और इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, इसे नोट कर लिया जाए।
डन। अब देखो एग्जाम्पल, मैं आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था। कहाँ गया। हाँ ये देखो, ये हम लोगों ने एक रिंग वाला क्वेश्चन किया था उस दिन, है ना। अभी जैसे ये रिंग जो है, इसका मास मान लो स्मॉल एम है, रेडियस आर, चार्ज क्यू, ये रिंग थी। और इस पे जो चार्ज दिया हुआ है देखो, इसके पेरीफेरी पर दिया है, और इसको एक्सिस के अबाउट हम गोल गोल घुमा रहे हैं। जो एक्सिस बनाई है, जो एक्सिस आपको दिख रही है, उसके अबाउट इस रिंग को हम घुमा रहे हैं। मैं ऑलरेडी एम फाइंड कर चुका हूँ। ये मेरे पास एम की जो वैल्यू थी ये ऑलरेडी आ चुकी थी। ये ऑलरेडी आ गया था एम, है ना। अब एक काम करो, मुझे ये बताओ कि एम आने के बाद एल कितना होगा इसका। एल, एल होगा आई ओमेगा। और आई कितना होता है रिंग का, एम आर स्क्वायर। रिंग के लिए एम आर स्क्वायर होता है। जरा इस रिंग के लिए रेशियो निकाल के देखो। एम बाय एल का रेशियो निकाल के देखो, खुद ही दिख जाएगा आपको। एम बाय एल का रेशियो निकालो। एम बाय एल का जो रेशियो आ रहा है, ये आ रहा है फिर से क्यू बाय टू एम। वैसे ही अभी हम डिस्क के लिए प्रूव करेंगे, तो इसे भी एक बार नोट कर लो। और यही चीज़ हम लोग अभी डिस्क के लिए भी प्रूव करने वाले हैं। एग्जाम्पल के नाम से लिख देना ना इसको, एग्जाम्पल लिखकर मैं इसको एक साइड ही कर देता हूँ, पूरा एक बार में लिख लेना आप फिर। ये पूरा कुछ हम लोगों ने एम फाइंड किया। एम फाइंड करने के बाद वैसे ही एल फाइंड किया। और फाइनली हमने देखा कि इनका जो रेशियो आता है, इट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। क्वेश्चन नोट मत करना, सिर्फ ये यहाँ से नोट करना जो अभी अपन ने पॉइंट लिखा है ना, पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल लिख के ये लिख देना, हमारा काम हो जाएगा इसमें। डन, बहुत बढ़िया। अब वैसा ही एक एग्जाम्पल और आपको देता हूँ मैं करने के लिए, क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ। अभी जैसे हम लोगों ने देखा रिंग के लिए, अब आपको
यही चीज़ देखो चार्ज में मिली थी, एक पॉइंट चार्ज में, वही चीज़ रिंग में मिली। अब मैं यही प्रूव करना चाहता हूँ कि वही चीज़ आपको डिस्क में भी मिलेगी। सेम टू सेम कंसेप्ट आप लोगों को डिस्क में भी मिलेगा जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहीं पर लिख देते हैं। अब जो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ वो होगा फॉर अ नॉन कंडक्टिंग डिस्क। रिंग हो गया, अब डिस्क की बारी है। टोटल चार्ज जिसको हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो देखो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है इस बार हमें एक डिस्क दी हुई है। और ये इसकी एक्सिस मान लो आप। ठीक है, ये इसकी एक्सिस हो गई। इसके अबाउट हम इसको गोल गोल घुमा रहे हैं विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। और इस पे टोटल चार्ज क्यू मैंने पूरे रिंग के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पूरे सरफेस पर है। टोटल चार्जेस क्यू। ठीक है। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क, और क्यू क्या है, क्यू इज टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। मैं लिख देता हूँ साइड में, क्यू इज टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। ठीक है, और आर उसका रेडियस है। और इसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूँ, बट आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डिस्क। ट्राई करो। इंटीग्रेशन से पहले करने की कोशिश करना, उसके बाद में आपको दूसरा मेथड तो आपको पता ही क्या करना है, पर पहले इंटीग्रेशन से ट्राई करो।
गया। देखो मेथड नंबर वन में हम क्या करेंगे, हम सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स थिकनेस की, सही नहीं बनी ना रिंग, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, रुको। डायग्राम जब तक सही नहीं बने ना मजा नहीं आता। ठीक है, सेंटर से हमने कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, ये देखो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स थिकनेस की हमने एक रिंग ली, ये है डिफरेंशियल एलिमेंट। और उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं कलर से। ये देखो ये इसका एरिया होगा। अब ये रिंग भी गोल गोल घूम रही होगी, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर इस रिंग का सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसके कारण इसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होंगे, इस रिंग के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा, इस रिंग के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसके कारण उसमें करंट होगा, वो चार्ज भी मूव कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू। डी क्यू मतलब इस रिंग पर चार्ज, तो टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया इज द चार्ज डेंसिटी, क्यू बाय पाई आर स्क्वायर। चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 पाई एक्स डी एक्स से, समझ जाओ क्यों। अब तो इतना पता ही होगा आपको, ये क्या है कि 2 पाई एक्स डी एक्स इज द एरिया। जो ब्लैक कलर वाला एरिया दिख रहा है आपको, ब्लैक है इसलिए ब्लैक कर देता हूँ। ये 2 पाई एक्स डी एक्स, समझ में आ गई बात। ये हो जाएगा डी क्यू डिफरेंशियल चार्ज। और साथ ही साथ टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। टाइम पीरियड हम सबको पता है कि होता है 2 पाई बाय ओमेगा। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से हम करंट लिख सकते हैं, करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा उस लूप में करंट डी क्यू बाई टी, क्यू बाय पाई आर स्क्वायर एज इट इज, 2 पाई एक्स डी एक्स एज इट इज डिवाइड बाई टी। टी कितना है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो मैंने आपके लिए करंट लिख दिया। करंट लिखने के बाद क्या मुझे बता सकते हो डिफरेंशियल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। डिफरेंशियल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से लिख रहा हूँ उसका, मैं इस बार है ना, कंफ्यूजन वैसे एम भी लिख सकते हो आप, पर मैं इसको इस बार म्यू से लिख रहा हूँ, चाहो तो एम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एम लिखना है एम लिख देते हैं चलो इसको, है ना, कंफ्यूजन हुआ ही नहीं अभी फिर। इसको लिख देता हूँ डी एम। बताओ इसका डिफरेंशियल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, आई इंटू ए। पर इसमें ध्यान देना कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है जब मैं एरिया लिखूंगा तब। यहाँ पे देखना वेर एरिया इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर। अब काफी लोगों के माइंड में आता है कि सर अभी आपने डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया अलग लिया और अब एरिया आप सर अलग ले रहे हो, दोनों में अंतर है। जब मैं चार्ज लिख रहा हूँ तो मैं रिंग का जो एरिया होता है वो ले रहा हूँ, और जब मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखता हूँ तो मुझे कौन सा एरिया लेना पड़ता है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना, उसको कलर कर देता हूँ। तब मुझे कौन सा एरिया लेना पड़ता है बताओ, तब मुझे वो एरिया लेना पड़ता है ये वाला जो उसके अंदर है इंक्लोज है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। ये मजा ही आ गया कलर वलर करके, तो फील आ गई बिल्कुल एक तरफा। हाँ, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है एक्चुअल में इंजीनियरिंग की जो बातें हैं वो हो रही हैं जब जब कलर वलर कर दो। अरे कलर कहाँ गायब हो गया, फिर कर देते हैं। मजा आ गया। अरे फिर चला गया कलर, क्या चक्कर क्या है भाई। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। अच्छा, इसके पीछे अपन लोगों ने वो बैकग्राउंड में वाइट कलर चिपका रखा था ना, वो वाइट कलर दिक्कत दे रहा है। हाँ क्या करें इसे में, कलर भी नहीं हो पा रहा है बिना कलर के, तो मतलब मुझे ही मजा नहीं आएगा। क्या सॉल्यूशन निकलेगा इसका। हम्म,
काम करता हूँ, रुको जरा। कलर तो करके रहूंगा, क्योंकि डिसाइड तो मैंने कर लिया है कि कलर तो होकर रहेगा। कौन सा कलर करेंगे? काम करते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं, सब सक्सेस होता है नहीं होता है। दैट इज आई इंटू, कितना लिखना चाहिए था मुझे, पाई एक्स स्क्वायर। अरे वाह, ये तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है बल्कि, पहले से भी ज़्यादा शानदार कलर हुआ। थोड़ा टाइम लगा, बट अल्टीमेटली रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिला। मज़ा आ गया हमें तो। आज का दिन सक्सेसफुल रहा। मिशन एकम्प्लिश्ड, मिशन सक्सेसफुल। अब आगे, हम तो सोच रहे हैं इसी को वो क्या बोलते हैं, थंबनेल बोलते हैं, थंबनेल में इसी को लगाएंगे हम आज। इतना बढ़िया डायग्राम बनाया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, थंबनेल में यही लगाएंगे। 500,000 व्यूज हो ही जाएंगे मेरे ख्याल से। अब आप करोगे क्या बताओ? अब आपको एम निकालना है, एम कैसे निकलेगा बताओ? मैं सोच रहा हूँ कलर भी चेंज कर देते हैं हम, है ना? सही समय कलर चेंज करते हैं और एक तरफा दिखेगा। ना, ब्लैक ही सही था। लेट्स गो विद ब्लैक वंस मोर। एम होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और वो इंटीग्रेशन आपको खुद ही परफॉर्म करना है, हर चीज़ तो मैं करूँगा नहीं आपके लिए, है ना? कलर भी मैं ही करूँ, डिज़ाइन भी मैं ही करूँ, ड्राइंग भी मैं ही बनाऊँ, तो वो तो आपको ही करना है अभी, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेट करोगे, जब आप इसको इंटीग्रेट कर, क्या बात हो गई भाई ये, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट मुझे याद है, वो आता है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4। ये इसका फाइनल रिजल्ट आता है। पर देखो, इसमें आपको बहुत मेहनत लगेगी, इंटीग्रेट करोगे, सब कुछ मेहनत मेहनत वाला काम है। और इतनी मेहनत आप कहाँ करते हो बताओ, करते हो क्या? इसको भी ग्रीन कर देते हैं, अलग या तो टाइम ही कितना लगेगा। जब सोच ही रखा है मन में अच्छा काम करने का, तो कर ही देते हैं एक बार में अच्छा काम। तब तक आप नोट कर लो जल्दी से, इंतजार मत करो, जब तक हम कलर कर रहे हैं तब तक आप नोट कर लो। रिजल्ट फाइनल क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट आएगा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4। हाँ, ये अब परफेक्ट हुआ सब कुछ। 1 मिनट रुक जाओ, हम इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, तो जीवन के मजे आ जाएंगे। फिर हम इसका दूसरा मेथड बताते हैं आपको।
ये आ गया इसका स्क्रीनशॉट, इसे सेव भी कर लेते हैं हम। सेव, डेस्कटॉप, सेव, हो गया आज का काम। चलो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो यही रिजल्ट हम लोग दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते थे, जरा बताओ दूसरा मेथड। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मूला, देखो कितना हेल्पफुल था, इसी के लिए तो हेल्पफुल था वो। क्या था बताओ, m/l = q/2m, जहाँ पे स्मॉल m मास है। अच्छा मुझे बताओ कि यहाँ से m कितना आएगा, इसको l से मल्टीप्लाई कर दो, और l कितना होता है, l होता है आई ओमेगा। पर क्या मुझे बता सकते हो कि डिस्क का आई कितना होता है? डिस्क का आई होता है m r² / 2, रिंग का होता है m r², डिस्क का होता है m r²/2। तो बस अब आपको आगे मैं हेल्प नहीं करूँगा कुछ भी, आपको इस आई की वैल्यू को यहाँ रखना है, और आपको ये m वाला रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा फाइनल, सेम रिजल्ट मिलेगा, q⍵r²/4। इसीलिए हम आपको नहीं बोल रहे थे वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत। m/l = q/2m। चलो नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। इसी के साथ इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक कलरफुल एंडिंग होती है। बिगनर बॉक्स 6 पूरा कर लो। बिगनर बॉक्स 5 तक तो ऑलरेडी होमवर्क हो चुका था, और बिगनर बॉक्स 6 हमें होमवर्क देना था, वो पूरा कर लो आप। ठीक है, बिगनर बॉक्स 6 आपका होमवर्क है। और साथ में HCV पूरी कर लो, और साथ में एक्सरसाइज जो है मॉड्यूल की वो पूरी कर लो। तो आपका होमवर्क क्या है, बिगनर बॉक्स 6 और एक्सरसाइज। इस वीकेंड तक का होमवर्क है बिगनर बॉक्स 6 और एक्सरसाइज, और साथ में क्या करना है आपको, HCV से MEC पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब आज हम पता है कुछ और नया करने वाले हैं। ये तो कुछ तो नया हुआ ही, बट इसके अलावा आज हम लोग कुछ और भी नया करने वाले हैं। कुछ आइडिया क्या करने वाले हैं? नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि नया टॉपिक, नहीं नहीं क्लास नहीं ओवर करने वाले, क्लास नहीं ओवर करेंगे अभी। उसमें क्या इंटरेस्टिंग होगा अगर क्लास ओवर कर देंगे तो क्लास ओवर नहीं कर रहे अभी हम लोग। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और गेस व्हाट, आपकी जो सबसे फेवरेट बुक है उस फेवरेट बुक से हम पढ़ने वाले हैं इस नए टॉपिक को। और आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा वो फेवरेट बुक कौन सी है आपकी, जिससे हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो फेवरेट बुक होगी NCERT वॉल्यूम 1। मुझे पता है, इसे देख के आप हमेशा एक्साइटेड हो जाते हो, बिल्कुल सुपर एक्साइटेड रहते हो इस बुक को देखते से ही। अरे सरप्राइजिंगली अभी इसी की तो बात चल रही थी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखो वही सब बातें चल रही थी। ये देखो, ये लोगों ने पता नहीं कौन सा साइन बना दिया, m की जगह ये साइन बना दिया, m/l = q/2m, वही लिखा है ये, q मतलब e/2m। और नेगेटिव साइन के बारे में बता ही चुके थे कि वो डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वही सब चल रहा था डिस्कशन, और लग गया तो वही सब डिस्कशन आ ही गया। बोर्स मैग्नेटॉन वगैरह, शायद हमने वैल्यू 9.23 कुछ लिखवाई थी, 9.27। देख लेना थोड़ा बहुत, पॉइंट वॉइंट के आगे कोई मैटर नहीं करता है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हमारे कैलकुलेटर आपके कैलकुलेटर में थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन सब हो गया था। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात हो गई थी कल ही, कल डिस्कस हो गया था ना शायद, ये कल परसों में गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने बताया था शायद, बताया था नहीं, करंट सेंसिटिविटी, हाँ याद आ गया ना, करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कवर अप हो गया था। तो ले देकर ये सब कुछ पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। याद करो जैसा आपके स्कूलों में हुआ करता था, आज हम ये टॉपिक बिल्कुल वैसा ही पढ़ेंगे। याद है स्कूलों में आपको पहले एक एक पैराग्राफ को एक स्टूडेंट पढ़ता था, डिक्टेट करके पढ़ता था, फिर रीडिंग करवाते थे, यस यस रीडिंग करवाते थे, और फिर
उसके बाद सर समझाते थे कि ये ऐसे ऐसा होता है वैसा होता है, वो वही लाइन सब वही लाइन वैसी वैसी पढ़ के बोल देते थे कि देखो इसका मतलब ये होता है ना, एज इट इज वही की वही लाइन सेम टू सेम पढ़ के बोल देते इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो बस वैसा ही हम कुछ यहाँ करने वाले हैं। आगे स्लाइड्स भी है, क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें से एनसीईआरटी से पढ़ना है और कुछ जो इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है पर जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, उसके लिए हमने स्लाइड्स भी बनाई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 से। छोटा टॉपिक है, 4 एक क्लास में कवर अप हो जाना चाहिए, अगले मिड वीक तक ही कवर हो जाएगा ये टॉपिक तो। चैप्टर नंबर 5, वॉलेंट्री जरूरत पड़ेगी हमें, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कोई पढ़ेगा? सबको मौका देंगे ऐसे करके, एक एक बार सबको मौका देते हैं। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सबको मौका देंगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक एक को अनम्यूट करते हैं। सबसे पहले वॉलेंटियर है जिसने मैसेज किया है, संस्कृति सक्सेना। तो रुक जाओ, सबको हम एक एक करके एक एक पैराग्राफ सबसे पढ़वाएंगे। हेलो। यस सर। हाँ, तो आपको ये करना है कि सिर्फ इतना पढ़ने का मौका मिलेगा। पहले यहाँ तक पढ़ना है, उसमें भी आपको पहले यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद वाला पैराग्राफ पढ़ना है। तो रीड करो जल्दी से ये। Magnetic phenomena are universal in nature. Vast distant galaxies, the tiny invisible atoms, man and beast all are permitted through and through with a host of magnetic fields from a variety of sources. The Earth's magnetism predates human evolution. The word magnet is derived from the name of an island in Greece called Magnesia, where magnetic ore deposits were found. As early as 600 BC, shepherds on this island complained that their wooden shoes, which had nails, at times stayed stuck to the ground. Their iron tipped rods were similarly affected. This attractive property of magnets made it difficult for them to move around. बस अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुकना, पहले हम इतना एक्सप्लेन करें फिर आगे का पढ़ना है। पर ऑफ द ट्रैक सबसे पहले, इससे पहले कि हम एक्सप्लेन करें, हम एक पॉइंट बोलना चाहते हैं और शायद ये पूरी क्लास इस बात से एग्री करेगी। आप लोगों ने अगर कभी डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, तो उसमें वो जो एंकर होते हैं ना, उनकी वॉइस जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल, वो उनकी एक साइंटिफिक वॉइस होती है बिल्कुल। जो एंकर्स की एक प्रॉपर वॉइस होती है। अभी आप लोगों ने रियलाइज करा कि इस ट्रेंड की वॉइस बिल्कुल वैसी ही थी। हमें ऐसा लगा था कि हम डिस्कवरी चैनल पर, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर वो जो डॉक्यूमेंट्री होती है वो डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। वो एक्सप्लेन करते थे ना बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल स्टैंडर्ड इंग्लिश में बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन करते थे। तो एक काम करते हैं, एक रीडर को ही फाइनल परमानेंट रख देते हैं, है ना। बाकी लोगों को भी मौका देंगे, पर एक रीडर को पहले सब लोग की एबिलिटीज देख लेते हैं और उसके बाद एक रीडर तो फाइनल है। ठीक है, सबको सबको मौका मिलेगा, चलो सबको मौका देंगे। और उसके बाद 8-10 लोगों को मौका देंगे और उसके बाद जो बेस्ट रीडर हमें मिलेगा उससे हम आगे की रीडिंग करवाएंगे। ठीक है, पर अभी हाल फिलहाल पहले समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखो, मैग्नेटिक फिनोमिना आर यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब ये हर जगह में देखने मिलते हैं। डिस्टेंट गैलेक्सी से लेकर एटम से लेकर मैन एंड बीस्ट, उनके आसपास कहीं ना कहीं सब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। और अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है वो ह्यूमन इवोल्यूशन से भी बहुत पहले से एग्जिस्टेंट था, राइट। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ मैग्नेटिज्म होता है, वो बेसिकली ह्यूमन इवोल्यूशन के भी पहले से एग्जिस्ट करता था। अभी जो वर्ड मैग्नेट होता है ये कहाँ से आया? तो जब आप ग्रीस जाओगे, आपके जब समर वेकेशंस होंगे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, और जब आप समर वेकेशंस के लिए यूरोप टूर पर जाओगे, ग्रीस वगैरह जाओगे, तो वहाँ पर एक आइलैंड मिलेगा आपको, है ना, जिसका नाम है मैग्नीशिया। वहाँ पर क्या था कि मैग्नेटिक ओर के डिपॉजिट्स थे। तो
क्या होता था कि वहां पर जब ये क्या बोलते हैं उसको, गोट वोट चराने वाले जो होते हैं, है ना, घास वास खिलाते हैं जो बकरियों को, जब वो घूमते थे तो वो क्या था, वो वुडन शूज पहन के घूमते थे। अब उस समय क्या था, वुडलैंड के शूज तो होते नहीं थे, तो वो वुडन शूज पहनते थे। अगर वुडलैंड के शूज होते तो वो वुडलैंड के शूज पहनते। पर तब प्रॉब्लम क्या थी, तब वुडन शूज होते थे, वुडलैंड के शूज नहीं होते थे। और उनके वुडन शूज में होती थी नेल्स। जैसे वुडलैंड के शूज में आप लोगों ने देखा होगा, वुडलैंड के शूज में होती है लेस, तो वैसे ही उनके वुडन शूज में होती थी नेल्स। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि उनके जो वुडन शूज होते थे ना, वो जमीन पे चिपक जाते थे। तो यहाँ से धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है क्या? किसी को डाउट? कुछ पूछना चाह रहा हो कोई? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो एक पैराग्राफ और कंटिन्यू कराते हैं, फिर हम रीडर चेंज करके दूसरे रीडर्स को चांस देंगे। हाँ, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से पढ़ना है। इस बार वो एक काम करो, डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक वाले एंकर वाली वॉइस नहीं, इस बार वो हिस्ट्री टीवी 18 आता है ना, उसकी वॉइस, उसके एंकर की वॉइस निकाल के बताओ। अब ये रीड करो। The directional property of magnets was also known since ancient times. A thin, long piece of a magnet, when suspended freely, pointed in the north south direction. A similar effect was observed when it was placed on a piece of cork, which was then allowed to float in still water. The name lodestone, given to a naturally occurring ore of iron, magnetite, means leading stone. The technological exploitation of this property is generally credited to the Chinese. Chinese texts dating 400 BC mention the use of magnetic needles for navigation on ships. Caravans crossing the Gobi Desert also employed magnetic needles. हम्म, गुड, वेरी गुड। इसमें एक्चुअली वॉइस में आप लोगों ने देखा होगा कि वॉइस मॉड्यूलेट करके थोड़ा चेंज भी किया गया था। और जैसा हमने कहा था, तो बिल्कुल थोड़ा सा जो प्रोफेशनल एंकर्स होते हैं वो अपनी वॉइस थोड़ा सा हर बार चेंज भी कर लेते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा सब लोगों ने किस तरह से वॉइस के अंदर जो चेंज आया था वो चेंज किया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इस पॉइंट का मीनिंग समझाते हैं। देखो, ये जो मैग्नेट्स होते हैं उनके पास कुछ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, मैग्नेट्स के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हम उनको मिड एयर में फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो क्या करते हैं, दे पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कंपास नीडल होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। और ऐसा ही सिमिलर इफेक्ट कब देखा गया था कि जब एक पीस ऑफ रबर कॉर्क, रबर कॉर्क समझते हो ना, जो बॉटल्स के ऊपर कॉर्क लगता है, रबर कॉर्क जो आप लोगों के केमिस्ट्री लैब में लगता है, उसमें अगर मैग्नेट रख दो और उसको वाटर में फ्लोट करवाओ तो हमेशा एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है। अब देखो ये चीज आप और हम कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ तो ऑब्वियस होगा ही। पर ये सोचो कि उस समय के लोगों के लिए कितना मैजिकल एक्सपीरियंस रहा होगा कि हर बार एक ही डायरेक्शन आ रही है। वो तो बिल्कुल देखकर बिल्कुल एक तरह से मतलब पगला गए होंगे देखकर कि बार बार एक ही डायरेक्शन आ रही है, सेम डायरेक्शन आ रही है, मतलब उनका एक्साइटमेंट लेवल सोचो आप कितना रहा होगा। और यही सब कुछ देखो आज आप प्रेजेंट डे में नेविगेशन के फॉर्म में पढ़ते हो, वरना आप सोचो कि कितना डिफिकल्ट हो सकता था अगर ये सब नेविगेशन वाली प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता होती। तो मान लो आपको एक शिप को यूएसए से सिंगापुर ले जाना है, कार्गो को यूएसए से सिंगापुर ले जाना है वाया शिप, तो बीच ओशन में आपको डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? आप कोई पायरेट ऑफ द कैरिबियन तो हो नहीं कि आपके पास वो कंपास है पायरेट ऑफ द कैरिबियन वाला जो सही डायरेक्शन बता दे। तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस डायरेक्शन में जाना है, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वैसे देखी नहीं देखी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन? जैक स्पैरो के पास उसमें वो होती थी एक एक मैग्नेटिक कंपास होता था जो डायरेक्शन बताता था। तो देखो अगर आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता चल गई या नॉर्थ डायरेक्शन भी पता चल गई, तो एक डायरेक्शन से बाकी तीन डायरेक्शन ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। ठीक है। सिर्फ नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन पता चलने से ही बाकी सारी डायरेक्शन आपको पता चल जाती है, और इसके हेल्प से नेविगेशन ईजी हो जाता है। और आजकल तो मॉडर्न फॉर्म में तो आप नेविगेशन जो है वो तो आप गूगल मैप्स में यूज़ करते ही हो। दोस्त के घर जाना हो या कोई नया पार्टी का वेन्यू सर्च करना हो, सीधा कार में गूगल मैप्स लगाया और
ओके गूगल बोल दिया, ओके गूगल टेक मी टू दिस पर्टिकुलर वेन्यू, और गूगल आपकी हेल्प कर देता है। तो देखो कहाँ से कहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। पर ये सब कुछ, इसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो बहुत पहले जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इन सब में कंट्रीब्यूशन दिया है, जो रिसर्च और जो डिस्कवरी और जो इन्वेंशंस में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है, माइकल फेराडे, ऑयस्टर, एम्पियर, पायोट सावर्ट, सब काफ़ी ऐसा काम करके गए जो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अब इसके बाद ये जो नेम है, एक नेम होता है लोडस्टोन, एक्चुअली क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग और होती है आयरन मैग्नेटाइट की। अ, उसके हेल्प से, उसमें आप देखोगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। और इनफैक्ट तो आपने, चलो मैं आगे बताऊंगा, आप लोगों ने वो भी सुना होगा कि वो अपन वो बनाते हैं एलॉयज का हेल्प से भी मैग्नेट बनाते हैं, उसकी भी बात होगी आगे जाकर, वो पॉइंट आएगा ही तब मैं बता दूंगा। अब ये जो डायरेक्शन एक्सप्लॉइट करने वाली प्रॉपर्टी थी, ये इसका क्रेडिट जाता है चाइनीज लोगों को, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का जिससे क्रेडिट चाइनीज लोगों को जाता है, वैसे ही इसका क्रेडिट भी चाइनीज लोगों को जाता है, जिन्होंने बहुत पहले से ही इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करना शुरू करा, डायरेक्शन की हेल्प से नेविगेशन वगैरह शुरू करा, वो बताएंगे आगे डिटेल में कैसे शुरू करा। और अगर आप चाइनीज टेक्स्ट पढ़ते हो, चाइनीज किताबें पढ़ोगे, चाइनीज टेक्स्ट पढ़ोगे जो 400 बीसी पर थी, लिखी गई थी, तब उसमें भी मैग्नेटिक नीडल का यूज मेंशन किया गया है, मतलब वो तब से यूज कर रहे हैं इसको, इस टेक्नोलॉजी को। तो जो गोबी डेजर्ट का नाम सुना होगा आपने, गोबी डेजर्ट, गोभी मतलब वो खाने नहीं, सब्जी वाली गोभी नहीं बोल रहा हूँ। गोबी डेजर्ट मतलब कैसे समझाए, चाइना और मंगोलिया, चाइना और मंगोलिया के बीच में आता है गोबी डेजर्ट। वो सब्जी वब्जी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, गोबी डेजर्ट की बात हो रही है अभी। तो वो चाइना मंगोलिया के बीच में आता है, उसको क्रॉस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी उन लोगों ने मैग्नेट के कंपास का, वरना आप डेजर्ट में तो खो जाओगे ना, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है, बीच डेजर्ट में खड़े हो, कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है। तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, और एक और आगे देखते हैं। अरे हाँ, पढ़ना था ना ये, अब कौन पढ़ेगा अब की बार, एक नए स्टूडेंट को चांस दिया जाएगा यहाँ तक पढ़ने के लिए। देखें सबसे पहला मैसेज किसका आया इस बार सबसे पहला मैसेज आया प्रगति गुप्ता का। ऐसे स्कूलों में भी होता था, हमें पता नहीं क्यों ऐसा स्कूलों में भी होता था कि जब पढ़ने की बारी आती थी ना, तो जितने भी लड़के होते थे वो सब गायब हो जाते थे। ठीक है, वो सब इधर उधर देखने लगते थे, हाँ बोलते थे कि हम पता नहीं, हम बुक नहीं लाए, हमारी बुक का पेज किसी ने, हमारी बिल्ली निकाल के ले गई घर से, है ना। और और जब गेम्स वाले सेक्शन की बारी आती थी तो सबसे पहले बॉयज ही आगे रहते थे, और जब ये रीडिंग की बात आती थी तो कोई भी एक लड़का भी आगे नहीं आता था। ठीक है, तो नए पार्टिसिपेंट को अनम्यूट करते हैं हम। नए पार्टिसिपेंट अनम्यूट हो जाओ, और Yes, sir. स्टार्ट कर दो। A Chinese legend narrates the tale of victory of Emperor Hongti about 4,000 years ago, which he owed to his craftsmen whom nowadays you would call engineers. These engineers built a chariot on which they placed a magnetic figure with arms outstretched. Figure 5.1 is an artist's description of this chariot. The figure swirled around so that the finger of the stallion on it always pointed south. With this chariot, Hong Ti's troops were able to attack the enemy from the rear in thick fog and to defeat them. हाँ, यहाँ रुकना। कितनी खराब स्टोरी है कि वो पीछे से हमला कर दिया उन लोगों ने, जाके जो कि हम आगे आपको समझाएंगे। बट इससे पहले हम फिर से कुछ कमेंट करना चाहते हैं कि अभी इस स्टूडेंट की वॉइस जो है, वो सुनकर हमें हमारे स्कूल के इंग्लिश टीचर की याद आ गई। जब वो जब वो लिटरेचर की बुक्स पढ़ा करते थे, तब उनकी आवाज़ भी बिल्कुल सेम टू सेम, उनकी वॉइस भी ऐसी ही थी, तो हमें हमारे स्कूल के इंग्लिश टीचर की याद आ गई। आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा, है ना, आपके स्कूल के इंग्लिश टीचर भी सही पढ़ते होंगे।
बिल्कुल सही। चलो अब अपन समझते हैं कि ये स्टेटमेंट जो लिखा था इसमें लिखा क्या है। देखो, एक और चाइनीज लेजेंड है। लेजेंड मतलब ये वो IQ00 लेजेंड 7 वाला मोबाइल नहीं है ना, जिसका मॉन्स्टर एडिशन अभी आया है, ये उस मोबाइल की बात नहीं चल रही है। ठीक है। ये कौन सा स्टूडेंट है भाई, ये उनकी डॉटर कैसे हो सकती है ये? उनकी डॉटर जो है, उनकी जो हमारे जो टीचर थे उनकी डॉटर जो है, वो ये नहीं है। अब ये मत पूछना कैसे पता हमें। ठीक है। आप तो पढ़ाई पे ध्यान दो ना आप लोग, फिर समझते नहीं हो किसी भी बात को। देखो, हम गोबी डेजर्ट की बात कर रहे थे, और गोबी डेजर्ट के बाद एक चाइनीज लेजेंड थे जिन्होंने एक विक्ट्री जो थी, इनकी विक्ट्री, एम्परर का नाम था हुआंग टी। चाइनीज में बोलना है, चाइनीज में बोलना है, चाइनीज में उन एम्पर का नाम था हुआंग टी। क्या नाम था? हुआंग टी। अभी हम बाद में पूछेंगे आपसे सब कुछ। सब कुछ याद होना चाहिए जितना हम पढ़ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री क्लास में सब कुछ याद करते थे ना, वैसे याद करो। ठीक है। गोबी डेजर्ट 400 BC। ठीक है। फिर एक चाइनीज लेजेंड आए बाद में जिनका नाम था, जिस सॉरी, एक चाइनीज एम्पर थे जिनका नाम था हुआंग टी, जो कि 4,000 साल पहले थे। और उनके पास एक क्राफ्ट्समैन थे। क्राफ्ट्समैन मतलब जो उनके लिए चीज़ें बनाया करते थे, नए नए इनोवेशन किया करते थे, जिन्हें आज के समय में, प्रेजेंट डे में आप लोग इंजीनियर बोलते हो। वो उस समय क्राफ्ट्समैन नाम से हुआ करते थे। क्योंकि तब क्या होता था, JEE में से एडवांस होते नहीं थे ना, तो इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती नहीं थी। तो तब क्राफ्ट्समैन नाम से कहा जाता था, और आजकल वो इंजीनियर हो गए प्रेजेंट डे पे। तो उनके इंजीनियर भाई साहब ने क्या करा, एक चैरियट बनाया। चैरियट मतलब समझते हो ना, वो रथ। नहीं, टांगा नहीं। टांगा मतलब चीप हो जाता है, टांगा नहीं। रथ, रथ मतलब चैरियट, और रथ मतलब वो जो राजा लोग चलाते थे ना महाभारत में, या अ, बाहुबली मूवी में भल्लाल जो चलाते थे, वो बड़ा सा एक वो था उस टाइप का। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने, वो जो इंजीनियर भाई साहब थे, उन्होंने क्या करा कि एक मैग्नेटिक फिगर जो है वो बना के, जिसके आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड होते हैं ऐसे, वो बना के उसको इस तरह से चैरियट के आगे लगा दिया। तो उससे क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर लोगों ने ये लगाया था, ये ऑब्जेक्ट, ये हमेशा इसका जो हैंड है वो साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता था। अगर साउथ डायरेक्शन पता है तो सब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब पता चल जाएगा। एक डायरेक्शन पता होने से बाकी सारी डायरेक्शन निकल जाएगी। ठीक है। फिर इससे फायदा क्या हुआ, इस चैरियट की हेल्प से, ये जो डायरेक्शन पता चल गई, इसके हेल्प से जो एम्परर थे हुआंग टी, उनके जो ट्रूप्स थे, ट्रूप्स मतलब पलटन, पलटन मतलब जो उनकी सेना होती है ना, जो पलटन होती है, उनकी जो सेना होती है, उन्होंने क्या करा, उनके दुश्मनों पर पीछे से हमला कर दिया। क्योंकि वो क्या था, थिक फॉग था। फॉग, थिक फॉग मतलब समझते हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था किसी को भी। तो उनको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था डायरेक्शन, बस उनको चैरियट की डायरेक्शन दिख रही थी। तो उसके हेल्प से उन्होंने क्या करा, दुश्मनों पर पीछे से वार कर दिया। जैसे आप करते हो ना, आपके दोस्तों पर पीछे से वार करते हो, वैसे ही इन्होंने अपने दुश्मनों पर पीछे से वार कर दिया, और दुश्मनों को हरा दिया। बात समझ में आई? तो यहाँ तक आपको कुछ भी मार्क नहीं करना है। यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल, इसमें से बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ से रीडिंग रेज्यूम करो, सिर्फ यहाँ तक। वापस रिज्यूम करो, फिर अब हम नया पार्टिसिपेंट चेंज करेंगे। स्टार्ट हो जाओ। Yes, sir. In the previous एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, chapter, वेट we वेट 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 वेट, अब एक काम करो। अब आप है ना हमारे हिस्ट्री टीचर के जैसी वॉइस निकालो। अब स्टार्ट करो। कहाँ गए वॉइस चेंज करने में इतना टाइम? अब स्टार्ट करो। yes, sir. In the previous chapter, we have learned that the moving charges or electric currents produce magnetic fields. This discovery, which was made in the early part of the 19th century, is credited to Oersted, Ampere, Biot, and Suffolk, among others. In the present chapter, we take a look at magnetism as a subject in its own right. Some of the commonly known ideas regarding magnetism are. ये भी पढ़ी लो जल्दी से, ये 2 पॉइंट से पढ़ी दो, ये फर्स्ट और सेकंड।
The Earth behaves as a magnet with the magnetic field pointing approximately from the geographic south to the north. When a bar magnet is freely suspended, it points in north-south direction. The tip which points to the geographic north is called the North Pole, and the tip which points to the geographic south is called the South Pole of the magnet. बिल्कुल सही। There is a there is हाँ, a repulsion हाँ, पढ़ लो, चलो पढ़ लो, उसको भी पढ़ो। There is a repulsive force when north poles or south poles of the two magnets are brought close together. Conversely, there is an attractive force between the north pole of one magnet and the south pole of the other. We cannot isolate the north or south pole of a magnet. If a bar magnet is broken into two halves, we get two similar bar magnets with somewhat weaker properties. Unlike electric charges, isolated magnetic north and south pole known as magnetic monopoles do not exist. It is possible to make magnets out of iron and its alloys. बस यहाँ पर रुक जाना अभी, ठीक है। हाँ, तो देखो, ये वही बात चल रही है कि जो प्रीवियस चैप्टर्स हमने पढ़े अभी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इन सब डिस्कवरी का जो क्रेडिट था पुराने चैप्टर्स का, उसका क्रेडिट ऑयस्टर्ड, एम्पियर, बायोट, सवर्ट, इन सबको जाता है। पर इस चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म एज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम करंट कैरिंग वायर हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो आपको पता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट सबको पता है, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जोग्राफिक साउथ से जोग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। सबको ये पॉइंट भी पता है कि जब बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो उसका जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है वो अलाइन हो जाती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और मैग्नेट की वो टिप जो जोग्राफिक नॉर्थ पे पॉइंट करती है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और मैग्नेट का वो टिप जो जोग्राफिक साउथ पे पॉइंट करता है उसे हम बोलते हैं साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये सबको पता होता है ना। फिर सबको ये भी पता होता है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बचपन में आपने किया होगा कि दो मैग्नेट को पास लाने की कोशिश करी होगी, या तो वो चिपक जाते थे या रिपेल करते थे, ठीक है। ये वही पॉइंट लिखा हुआ है, सबको ये सब पॉइंट्स पता है। फिर ये भी पता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं होते। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एक बार मैग्नेट लेते हो और आप सोचते हो उसको ब्रेक करके नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। फिर वो क्या होता है, दो छोटे मैग्नेट बन जाते हैं, पर उनके पास भी नॉर्थ साउथ होगा। तो देखो यही लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस में तो मोनोपोल्स होते थे, पॉजिटिव चार्ज अलग, नेगेटिव चार्ज अलग। पर यहाँ पर आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक डायपोल ही मिलेगा। और फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉयज। आयरन एंड इट्स एलॉयज का मतलब जैसे आपने सुना होगा, एक बहुत फेमस नाम होता है एल्निको, शायद सुना भी होगा। ये एलॉय होता है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पोसेस करता है। इसके हेल्प से हम लोग परमानेंट मैग्नेट फॉर्म करते हैं। स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट फॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है ये एलॉय, ठीक है। तो ये अभी तक इस टॉपिक में सिर्फ यहाँ से ही स्टार्ट हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको एक्चुअली करना क्या है, ये पॉइंट्स हेडिंग डाल दी आपने टॉपिक की, ये पॉइंट्स आपको क्लास नोट्स में लिखने हैं। मतलब स्टार्टिंग यहाँ से ही करनी है आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट्स जो हैं, ये 5 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। इससे पहले हुआंग टी कौन थे और हुआंग टी के इंजीनियर लोगों ने क्या करा, है ना, चाइनीज टेक्स्ट 400 बीसी में क्या लिखा था, ये सब कुछ किसी भी काम का नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा है। जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, स्टार्टिंग होगी इस टॉपिक की यहाँ से। ये 5 पॉइंट्स आपके कॉपी में लिखे होने चाहिए अगले टर्म तक, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, मैं कुछ स्लाइड से भी पढ़ाऊंगा जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ एनसीईआरटी में भी है। तो फिर आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ किस सीक्वेंस में कहाँ से पढ़ें। तो इसीलिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको क्या करना है, जितना जो मैं पॉइंट्स इस सीक्वेंस में बता रहा हूँ, आप एक प्रिसाइज क्लास सोर्स में उतनी ही अच्छे तरीके से उनको सीक्वेंसली लिख दो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ पे पॉज करना चाहिए, शायद हम लॉग आउट भी हो गए इस मीटिंग से शायद। तो हम यहाँ पे अभी पॉज करते हैं, आगे नेक्स्ट नंबर कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक बाकी रीडर्स भी तैयार हो जाना, ठीक है। चलो इसके आगे नेक्स्ट नंबर कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।